अभी हम जो आप लोगों को जो बताने जा रहे हैं वह वर्ग 10 का मैथ से हम बता रहे हैं, ठीक है ना। मैथ में अध्याय 2 का सी है और 2 का सी अध्याय को बनाने से पहले हम आपको ये बताना चाह रहे हैं कि अध्याय 2 में जितने भी प्रश्न दिए गए हैं उन प्रश्नों को पहले सही से बैठो तुम लोग, थोड़ा और इधर हो जाओ, थोड़ा और इधर हो जाओ, तुम इधर हो जाओ, तुमको कह रहे हैं। हाँ, सब थोड़ा गैप बना के बैठो। तो हम बताना ये चाह रहे थे कि अध्याय 2 में जो भी प्रश्न दिए गए हैं वो भाषा पर आधारित प्रश्न है। अभी तक जो भी प्रश्न हम बनाने की कोशिश किए हम लोग, वो प्रश्न अंकों पर आधारित प्रश्न था। अंकों पर आधारित प्रश्नों को हल करना थोड़ा आसान हो जाता है क्योंकि हमारा बीजगणित कैलकुलेशन अच्छा होना चाहिए। तो अंक पर आधारित प्रश्नों को हल करने में कठिनाइयां नहीं होती हैं, परंतु भाषा पर आधारित प्रश्न वही विद्यार्थी बना सकता है जिसको भाषा पर अच्छा पकड़ हो और भाषा का समझ हो। तो हम अभी जो प्रश्न बताने जा रहे हैं उस प्रश्नों में भाषा को हम लोग तब तक पढ़ेंगे कि जब तक एक समीकरण का रूप न धारण कर ले। क्या बताए हम लोग? भाषा को हम तब तक पढ़ेंगे जब तक एक समीकरण का रूप न धारण कर ले। और इसमें हम जो बताने जा रहे हैं वो अंक 2 चर वाले रैखिक समीकरण है। कौन सा सवाल है? 2 चर वाले रैखिक समीकरण, उसमें भी वो भाषा पर आधारित है। तो ज्यादा कुछ हम नहीं बोलेंगे, हम अपने जो भी कुछ हमको बोलना है वो हम प्रश्नों के माध्यम से बोलने का प्रयास करेंगे। तो ठीक है, इधर उधर की बातों को हम लोग छोड़ते हैं, आते हैं अपने प्रश्नों पर हल करने के लिए। तो पहले जो हम अध्याय पढ़ने जा रहे हैं वो अध्याय का नाम है क्या? अध्याय 2 का सी। और जो क्वेश्चन जो होंगे वो कैसा, क्वेश्चन को बताने से पहले आज हम थ्योरी बता रहे हैं आप लोग को। इससे संबंधित, इस चैप्टर से संबंधित कुछ थ्योरी है, थ्योरी बता देते हैं जिससे आप लोगों को कभी कठिनाइयां नहीं होगी, मैथ बनाते में कोई कठिनाई नहीं होगी। तो उस थ्योरी को आप लोग समझने की कोशिश कीजिए, जहां नहीं समझ में आए तो पूछने की कोशिश कीजिए, ठीक है। तो चलिए, जो प्रश्न होगा वो कौन सा होगा? भाषा पर आधारित प्रश्न, आधारित प्रश्न। प्रश्न कैसा होगा? इससे संबंधित जो बातें होंगे इसमें हमको क्या याद रखना है? तो इसमें हमको बातें याद रखना है क्या? भाषा को तब तक पढ़ेंगे जब तक एक समीकरण का रूप धारण न कर ले। भाषा को तब तक पढ़ेंगे, तब तक पढ़ेंगे जब तक कि एक समीकरण का रूप धारण न कर ले, रूप धारण न कर ले। यानी हम कब तक भाषा को पढ़ना है? हमको जब तक एक समीकरण का रूप न धारण कर ले। चलो, टाइप हम अब पहला पढ़ते हैं, रूल नंबर पहला, ठीक है ना। भाग नंबर हम पहला पढ़ रहे हैं। कौन सा पढ़ रहे हैं? भाग नंबर पहला जो होगा वो होगा 2 अंकों की संख्या पर आधारित प्रश्न। कैसा प्रश्न होगा? 2 अंकों की संख्या पर आधारित प्रश्न। में 2 अंकों की संख्या में इकाई अंक बराबर क्या मानेंगे? इकाई अंक बराबर क्या मानेंगे? x। तो दहाई अंक बराबर क्या मानेंगे? दहाई अंक बराबर y। किसी को दिक्कत? जैसे कि कोई संख्या दहाई इकाई अंक बराबर x मानेंगे
तो दो दहाई अंक बराबर क्या मानेंगे? और दो अंकों की संख्या को मिलाकर जो संख्या बनेगा, योगफल की बात नहीं कर रहे हैं अब, दोनों अंकों को मिलाकर जो संख्या बनेगा, जैसे कि 32 एक संख्या, जैसे कि मान लो एक 32 क्या है? एक संख्या है। तो 32 में इकाई अंक कौन हुआ? इकाई अंक कौन हो गया? इकाई अंक 2 हुआ। और दहाई अंक कौन हुआ? तो दहाई अंक 3 हुआ। तो दहाई अंक 3 हुआ तो दोनों को मिलाकर 3 और 2 को मिलाकर कितना बना? 32। तो 3 जो है इकाई और दहाई स्थान पर 3 है, इकाई स्थान पर 2 है, तो दोनों मिलाकर 32 बना ना बना। तो 32 को बनने के लिए क्या करना पड़ा? दहाई माने 10, तो 3 गुने 10, अब इकाई माने 2, 30 2 32, 30 2 32। बात समझ में आ रहा है? आ रहा है? तो ठीक उसी प्रकार से इकाई अंक x हुआ तो दहाई अंक y हुआ, तो दहाई में 10 गुना हुआ है, दहाई में 10 गुना हुआ है, तब इकाई जुड़ा है। बात समझ रही हो? हम मूल संख्या, यदि मूल संख्या, तो ये दोनों मिलकर क्या हुआ? मूल संख्या। ये क्या हो गया? मूल संख्या हुआ ना जी। तो मूल संख्या बनाने के लिए, इस मूल संख्या को बनाने के लिए फिर जोड़ेंगे तो 32 नहीं हो जाएगा? तो ये मूल संख्या हो गया, मूल संख्या। अब मूल संख्या में इकाई अंक तुमको हुआ 2 और दहाई अंक 3। तो दहाई में 10 गुना करके ना हमको पूरा है मूल संख्या। तो ध्यान दीजिएगा, तो यदि हमको बोला जाए कि यहाँ मूल संख्या क्या होगा, तो मूल संख्या बराबर क्या होगा? मूल संख्या बराबर क्या लिखेंगे? दहाई में 10 गुना करेंगे, नहीं करेंगे? तो y गुने, या सीधे लिख देंगे 10y, 10y प्लस इकाई को जोड़ेंगे, इकाई जोड़े है ना, तो इकाई जोड़ेंगे तो x क्या हो जाएगा? 10y प्लस। किसी को समझने में दिक्कत यहाँ तक? अब आपको भाषा में दिया जाए कि कोई 2 अंकों की संख्या है, तो उसमें आप तब जब ये 2 अंकों की संख्या की बात कही जाए तो हम जस्ट क्या करना शुरू करेंगे? उसमें इकाई अंक x मानेंगे, तो दहाई अंक y मानेंगे, हम मूल संख्या ज्ञात करेंगे। तो मूल संख्या ज्ञात करेंगे तो हमको क्या करना पड़ेगा? मूल आवश्यकता जब पड़ जाए तो मूल संख्या को क्या करेंगे? 10, दहाई में 10 गुना करेंगे तो 10y प्लस x। यदि हो सकता है कोई विद्यार्थी इकाई अंक y मान लेता, दहाई अंक 10 मान लेता, इकाई अंक y मान लेता, दहाई अंक x मान लेता, तो 10 x में भी 10 गुना करते। यदि दहाई अंक m मानता तो m में 10 गुना करते। दहाई अंक n मानता तो n में 10 गुना। समझ में आ रहा है ना? कोई दिक्कत नहीं ना? यदि हम मान लो, अब आप लोगों से पूछते हैं, नितिका तुम खड़े हो जाओ, अब हम आपसे पूछते, यहाँ तक सबको समझ में आ गया है? किसी को दिक्कत? चलो, हम दहाई अंक मानते हैं क्या? राम। दहाई अंक राम को मानते हैं। किसको? इकाई अंक मानते हैं मोहन को। तो अब संख्या क्या होगा? बताओ संख्या क्या होगा? दहाई कौन है? हाँ तो बोलो। राम में 10 गुना, 10 राम, 10 गुने राम प्लस मोहन। ना समझ में आया? कोई दिक्कत? चलो और किसी विद्यार्थी से पूछते हैं, अंशु से पूछते हैं। अंशु खड़े हो जाओ। यदि हम इकाई अंक m मानते हैं, इकाई अंक m मानते हैं और दहाई अंक n मानते हैं, तो मूल संख्या क्या होगा? मूल संख्या क्या होगा? बोलो। 10m n, यही ना होगा जी? सही बोला है? गलत? गलत। क्या होगा? 10n प्लस। कोई दिक्कत? चलो अब चल, ज्यादा नहीं बोलना है, इधर ध्यान दो। यदि बोल दिया जाए ये मूल संख्या हो गया ना, अब कह देगा मूल संख्या के बाद नई संख्या। नई संख्या का मतलब क्या? जब अंकों के स्थानों के अंक बदल दिया जाए, माने अंकों के मूल संख्या के अंकों को बदल दिया जाए।
यदि अंकों को बदल दिया जाए तो नई संख्या क्या होगा। तो अब यहाँ क्वेश्चन पूछ देगा कि अंकों को बदलने पर, अंकों को बदलने पर ये तो मूल संख्या हो गया, तो नहीं बनेगा। अंक बदल देंगे तो क्या बनेगा, नई संख्या। अंकों को बदलने पर नई संख्या बराबर, नई संख्या में, नई संख्या क्या था। यदि क्वेश्चन पूछ दे कि अंकों को बदलने पर नई संख्या ज्ञात करें, तब क्या करेंगे। अब बताओ तुम्हें लोग, यदि अंकों को बदलने पर नई संख्या, तो अंक को बदलेंगे तो यही 32 था, ये 32 था, तो अंकों का स्थान बदल जाने पर तो 2 कहाँ आ जाएगा और 3 उधर चला जाएगा, तो यही ना हेरा फेरी होगा जी। तो अंकों को बदलने पर नई संख्या क्या हो जाएगा, तो नई संख्या में इकाई अंक, नई संख्या में इकाई अंक, नई संख्या में इकाई अंक क्या हो जाएगा, इकाई अंक जो इकाई था वह क्या हो जाएगा, दहाई बन जाएगा। दहाई जो था इकाई बन जाएगा, तो दहाई अंक इकाई, दहाई बराबर क्या हो जाएगा, दहाई अंक बराबर क्या हो जाएगा, दहाई जो अब इकाई बन जाएगा दहाई x, समझा। तो नई संख्या क्या हो जाएगा, नई संख्या बराबर 10x प्लस, उतार लो। ये उतारना जरूरी है कि नहीं है, समझ में आ रहा है जो हम बताना चाह रहे हैं। किसको किसको नहीं समझ में आया हाथ उठाओ, तो जिसको नहीं समझ में आया फिर से हम समझाने का प्रयास करेंगे। नहीं समझ में आ गया पहली बार तो कोई दिक्कत नहीं। क्लास कैसा लग रहा है आज, अच्छा लग रहा है ना, चलो कोई दिक्कत, ठीक है ना, तब सवाल बताएंगे। चलो यहां तक किसी को दिक्कत है समझने में, थोड़ा गौर कीजिएगा। अब अगला जो टॉपिक बताने जा रहे हैं, ये टॉपिक कितना था, भाग 2, अब भाग 3 हम बताएंगे, ठीक है ना। गौर कीजिएगा। अब जो हम बताने जा रहे हैं उसको ध्यान दीजिएगा सही से। देखो हर टॉपिक को पहले बता देते हैं थ्योरी, उनके बाद हर टॉपिक को हम सवाल दे देकर बताने का प्रयास करेंगे। नहीं तो अभी सवाल ले लेंगे तो एक ही टॉपिक को बहुत लंबा हो जाएगा क्लास, ठीक है ना। तो सारा थ्योरी हम एक साथ दे देते हैं, उसके बाद क्या करेंगे, हर टॉपिक पर सवाल बताने की प्रयास करेंगे। कोई दिक्कत। चलिए तो अगला जो लेने जा रहे हैं वो भाग 3 है, ध्यान दीजिएगा। भाग कैसा होगा, भाग 3 में अब किस पर आधारित समस्या होगा, तो भिन्न पर आधारित समस्याओं को समाधान करने के नियम। किस पर आधारित, भिन्न। भिन्न का मतलब परिमेय संख्या, भिन्न का मतलब लिखो, भिन्न संख्याओं पर, भिन्न भिन्न मतलब, भिन्न मतलब परिमेय, भिन्न मतलब परिमेय संख्याओं पर, परिमेय संख्याओं पर, परिमेय संख्याओं पर आधारित प्रश्नों का, प्रश्नों के हल करने के नियम। किसके नियम, भिन्न संख्याओं पर आधारित प्रश्नों को हल करने के नियम, प्रश्नों को हल करने के नियम। अब कैसी संख्या होगी, भिन्न संख्या। जब ये कोई भिन्न संख्या कहा जाए, गौर करना, सबको हम चाह रहे कि नॉर्मल तरीका से समझाए, जिसका दिमाग उधर उधर भटकेगा तो आकर हम पीटना भी शुरू करेंगे, तो समझ जाओ, इधर ध्यान दो। परिमेय संख्या में देखना, कोई संख्या लिखेंगे 5/3, तो अब बताओ तुम ही लोग, इसमें ये एक परिमेय संख्या है ना। तो परिमेय संख्या में 2 भाग होते हैं, एक अंश और दूसरा, तो अंश ऊपर वाले को क्या कहेंगे, अंश, और नीचे वाले को क्या कहेंगे। इसी को कुछ कहना है। तो अब आप ही लोग ध्यान दीजिए, जब अंश और हर की खेल है, हमको 2 चर वाले रैखिक समीकरण पढ़ रहे हैं,
तो संविधान को तब तक पढ़ेंगे जब तक समीकरण का रूप धारण न कर लेंगे। ये ध्यान रखना, हम शुरू में ही लिख दिए हैं। तो अब हम लोग क्या इसमें करेंगे, तो किसी भी परिमेय संख्या में अंश, नियम आप लिखो, नियम क्या लिखेंगे, नियम। किसी भी परिमेय संख्या में, किसी भी परिमेय संख्या में, संख्या में क्या लिखेंगे, अंश बराबर, इसको मिटा दिया जाए, चलो ध्यान दो इधर। फिर आते हैं किसी भी परिमेय संख्या में अंश बराबर हम लोग x मानेंगे। क्या मानेंगे, x माना, तो हर बराबर क्या हो जाएगा जी, y। जब अंश बराबर x हुआ, हर बराबर y हुआ, तो भिन्न बराबर क्या होगा जी, भिन्न बराबर। कोई दिक्कत यहाँ तक, कम शब्दों में समझाने में यहाँ तक कोई दिक्कत किसी को। अब इसमें कहेगा, किसी में हाथ जोड़ने के लिए तो हाथ जोड़ देंगे, किसी में कहेगा पैर जोड़ने के लिए तो पैर जोड़ देंगे। यानी कह देगा अंश में 2 जोड़ देने पर तो 2 जोड़ेंगे, हर में कहेगा 3 घटाने पर तो 3 घटा देंगे ना। क्या दिक्कत, देखो अब ध्यान दो। तो यहाँ अब इसके आगे वाली काम तुम लोग खुद कर लोगे, जो कहेगा वो कर लेंगे ना, कोई दिक्कत। यदि पूछ दिया जाए, यदि किसी परिमेय संख्या में अंश को 6 जोड़ने पर और हर में 3 घटाने पर 12/15 हो जाता है, तो क्या करेंगे, अंश में 6 जोड़ेंगे, हर में 3 इक्वल टू 12/। इसके आगे तो काम हो जाएगा। हम ये कंफ्यूजन दूर करेंगे, कोई दिक्कत रहने दे, इतना ही। चलिए अब टॉपिक ले लेते हैं, उसको उतारो, जल्दी उतारो, जल्दी उतारो, जल्दी उतारो, मिटा दिया जाए। कौन सा भाग होगा जी, भाग 4। अब गौर कीजिएगा, भाग 4 होगा। अब भाग 4 में हम यहां तक समझने में किसी को दिक्कत हुआ है, कोशिश करना, नहीं दिक्कत होगा तो बोलना, हम उसको अंकों पर आधारित करके बता देंगे। घबराना नहीं, क्लास करते रहो रेगुलर, 4 क्लास रेगुलर करो। कमजोर से कमजोर विद्यार्थियों को समझा देने की कोशिश करेंगे। अभी हम सिर्फ भाषा पर समझा रहे हैं, उस पर सवाल देकर बताएंगे, कोई दिक्कत। ध्यान देना सब, तुम्हारा ध्यान इधर होना चाहिए, ध्यान दो इधर। अब हम जो बता रहे हैं ध्यान दो। अब कौन सा टॉपिक लेंगे, टॉपिक अब कौन सा होना चाहिए, हाँ लिखो, आयु से संबंधित समस्याओं को हल करने के नियम। किसको हल करने के नियम, आयु जानते हो ना, उम्र ज्ञात करने के लिए। आयु से संबंधित समस्याओं को हल करने के नियम। अब देखो, किसी के आयु, यदि 2 व्यक्तियों में आयु से संबंधित समस्या का हल करने के लिए बोला जाए, तो 2 व्यक्तियों में आयु तो हम 3 प्रकार से निकाल सकते हैं। ध्यान देना, आयु 3 तरह का होगा। एक किसी की आयु वर्तमान आयु ज्ञात करना हो, एक किसी की पूर्व पहले की आयु ज्ञात करना हो, एक किसी की आने वाला भविष्य की आयु ज्ञात करना हो, कितना साल बाद की आयु ना। तो देखो, पहले वर्तमान में हम चलेंगे, तो 2 व्यक्तियों में पहला व्यक्ति की वर्तमान आयु 2 व्यक्तियों में लिख देंगे। अब नियम ध्यान देना, पहले व्यक्ति दूगो व्यक्ति होगा तो दूसरा व्यक्ति या तो पुत्र होगा या पिता होगा, वह पिता भी पुत्र भी लिख सकते हैं। तो क्या लिखे, पहला व्यक्ति में पुत्र लिखे या पिता लिखे, या पहले ही व्यक्ति रहने दे, चलो। तो पहले व्यक्ति की आयु, पहले व्यक्ति की कौन सी आयु,
वर्तमान आयु। कैसी आयु? वर्तमान आयु। वर्तमान आयु क्या मानेंगे जी? एक्स। पहले व्यक्ति की वर्तमान आयु तो दूसरे व्यक्ति की वर्तमान आयु, दूसरे व्यक्ति की वर्तमान आयु, वर्तमान आयु। आप ही लोग बताइए क्या होना चाहिए? वाई। जब ये आयु से संबंधित समस्याएं हमको आ जाए तो उसमें हम लोग क्या करेंगे? पहले व्यक्ति की वर्तमान आयु एक्स तो दूसरे व्यक्ति की वर्तमान आयु वाई। वर्तमान की चर्चा हो रही है ना। यदि वर्तमान को न पूछकर 5 वर्ष पहले की पूछा जाता तब क्या करते? तो पहले में क्या होता? माइनस होता। 5 वर्ष बाद की आयु पूछा जाए तो प्लस। क्यों प्लस? क्यों? इसलिए प्लस। मान लो खड़े हो जाओ जी तुम, सत्यम कुमार। सत्यम कुमार को कितना साल का बना दे? बोलो तुम ही लोग। 80 साल का। 80 साल। तुम ही लोग बोलो कितना साल का बना? बोलो सत्यम पर ख्याल रखता है। 20 वर्ष का रहा है, चलो 20 वर्ष का रहने देते हैं। मान लो सत्यम को बनाते हैं हम 80 साल का बूढ़ा बना देंगे, गड़बड़ हो जाएगा ना। चलो मान लो सत्यम का वर्तमान आयु, सत्यम का वर्तमान आयु 25 हो रहा है, ठीक है ना। सत्यम का वर्तमान आयु 25 बनाते हैं। ये कौन सा आयु? वर्तमान। तो 25 हुआ तो 5 वर्ष पहले इसकी आयु क्या होता? 5 वर्ष पहले आयु कितना हो जाता? 25 माइनस 5 करके 20। तो क्या हम यहाँ पूछ दिया जाए 5 वर्ष पहले व्यक्ति की आयु? 5 वर्ष पहले पहला व्यक्ति की आयु, 5 वर्ष पहले पहला व्यक्ति की आयु। तो क्या करेंगे? x माइनस 5 नहीं लिख सकते हैं? समझ में आए ना? तो चलो तुम लोग समझ गए होंगे। यदि बाद में कहे तो वर्तमान में जोड़ देंगे, वर्तमान प्लस 5 ना। समझ गई होगी। चलो बैठ जाओ सत्यम, बैठ जाओ। चलो 5 वर्ष पहले पहला व्यक्ति की आयु, पहला या प्रथम व्यक्ति की आयु, प्रथम व्यक्ति की आयु क्या करेंगे? पहला व्यक्ति की आयु x माने है ना, x माइनस 5। अब 5 वर्ष बाद पहला व्यक्ति की, यार पहला व्यक्ति कैसे कर देंगे? दूसरा व्यक्ति है ना। हाँ 5 वर्ष बाद पहला की जगह पर 5 वर्ष बाद क्यों लिख रहे हैं हम? क्या हम भी कहाँ ध्यान हमारा चला गया? ध्यान देना। 5 वर्ष बाद पहले ही नहीं लिखेंगे। 5 वर्ष पहले दूसरे व्यक्ति की आयु, दूसरे व्यक्ति की आयु क्या लिखेंगे? दूसरा व्यक्ति का y है, y माइनस 5। आ रहा है समझ में? वर्तमान x, दूसरा व्यक्ति का वर्तमान 5 वर्ष पहले माइनस 5 वर्ष पहले दूसरा y माइनस 5। यदि 5 वर्ष बाद पूछ दिया जाए प्लस। तो यहाँ शॉर्ट में लिखना है तो लिख लो, पहले में माइनस, पहले में माइनस, बाद में प्लस। कोई दिक्कत? अब बाद कहो एक बात। चलो तो 5 वर्ष बाद, 5 वर्ष बाद पहला व्यक्ति की आयु, पहला
व्यक्ति की आयु, अभी लोग बताओ तो क्या होगा, x प्लस 5। अब 5 वर्ष बाद दूसरा व्यक्ति की आयु, व्यक्ति की आयु कितना लिखेंगे हम लोग जी, चलो फास्ट में लिखो, ज्यादा नहीं टाइम बर्बाद करना है, क्या ठीक है ना, उतार लोगे, जल्दी उतारो, मिटा देते हैं तो, मिटा दिया जाए ना, चलो भाग 5। अब देखो, किसी वस्तु का मूल्य निर्धारित करना हो, किसी वस्तु का मूल्य निर्धारित करना हो तो वस्तुओं के मूल्य निर्धारित करने से संबंधित समस्याओं का समाधान ना, क्या लिखेंगे, वस्तुओं, या लिख देंगे वस्तुओं से संबंधित समस्याओं का समाधान, या वस्तुओं के मूल्य निर्धारित करने से संबंधित समस्याओं का समाधान, क्या लिखेंगे, वस्तुओं के मूल्य निर्धारित करने से संबंधित समस्याओं का समाधान। हाँ चलो जी, क्या करेंगे, यदि दो वस्तु दिया रहे, उसका मूल्य निर्धारण करने के लिए बोला जाए तो पहला वस्तु का क्या मानेंगे, x रुपया ना, पहला वस्तु का मूल्य x रुपया, ठीक है ना, तो दूसरे वस्तु का मूल्य y रुपया, तो पहले वस्तु का मूल्य क्या मानेंगे, पहले वस्तु का मूल्य बराबर x रुपया और दूसरे वस्तु का मूल्य दूसरे वस्तु का मूल्य बराबर y रुपया। कोई दिक्कत? अब इस पर एक सवाल दे दे, एक सवाल जैसे बता दे, थोड़ा नॉर्मल सा सवाल देते हैं, 4 किलो सेब और 5 किलो संतरा का मूल्य है 18 रुपया, तो कैसे इसको ज्ञात करेंगे। 4 केजी सेब, क्वेश्चन दे देते हैं, क्वेश्चन 4 केजी सेब और 4 केजी सेब और 5 केजी संतरे का मूल्य बराबर कितना दे दे जी, 18 रुपया। कहो सर ऐसा होगा तो फिर तो मार्केट लुटा जाएगा, 18 रुपया में 4 केजी सेब और 5 किलो संतरा, तो हम सब तो पढ़ेंगे भी नहीं, चले जाएंगे खरीदने के लिए। चलो ध्यान दो इधर, तो 4 केजी सेब, ऐसा नहीं होगा, मान लेते हैं हम लोग, क्या हुआ, ओ 4 केजी सेब और 5 केजी संतरे का मूल्य 18 रुपया, क्या इसमें गलती है, पहले क्या गलती, तू उतना चलता है मैथ की, अरे हिंदी नहीं हम पढ़ा रहे हैं कि शुद्धिकरण उतना लेंगे, ठीक है ना, मैथ है, मैथ में चलेगा, वो तो हम साफ साफ लिख भी दे रहे हैं, समझा कि नहीं, वो साफ साफ हम लिखते भी नहीं थे, ठीक है, ध्यान दो इधर,
अरे भावनाओं को पकड़ो ना, सेब में बॉल छूट गया, टांग छूट गया। इधर ध्यान दो, कहाँ थे हम लोग? इतना सस्ता सेब हम वितरण कर रहे हैं, तो उसके बाद भी 4 kg सेब और 5 kg संतरे का मूल्य 18 रुपया। इतना सस्ता होगा नहीं। चलो तो देखो अब इसको कैसे हम इसमें सवाल को बनाएंगे, बताओ तो तुम ही लोग। दो वस्तु है, तुम ही लोग बोलो। इसलिए न करे, भावनाओं को पकड़ो। तुम लोग हर चीज छूट गया, दीर्घी छूट गया। मैथ है, मैथ को पकड़ो। कैसे बनाओगे बताओ? हाँ, हम क्या बोले हैं? पहले वस्तु का मूल्य x मानेंगे। तो पहले वस्तु में 4 kg है ना जी, तो 1 kg का मूल्य x रुपया। 1 kg सेब का मूल्य x रुपया, तो 4 kg सेब का मूल्य 4x। ना समझ में आया? जैसे देखो, 1 kg सेब का मूल्य, 1 kg सेब का मूल्य, सेब का मूल्य बराबर x रुपया। x रुपया, तो 4 kg सेब का मूल्य, 4 kg सेब का मूल्य 4 गुने x, 4x। कोई दिक्कत नहीं समझ में? 1 kg का है x रुपया, तो 2 kg का 2x, 4 kg के 4x। कोई दिक्कत? अब संतरा की बात आ जाए तो 1 kg संतरा का मूल्य, 1 kg संतरे का मूल्य बराबर y रुपया। तुम ही लोग बताओ तो, संतरा कितना kg मार्केट से खरीद के लाए हैं? 5 kg। तो 5 kg संतरे का मूल्य, 5 kg संतरे का मूल्य बराबर 5y। कोई दिक्कत? अब कथन से क्या कह रहा है? कथन से तो दोनों का मूल्य कितना है? 4 kg और 5 kg का मूल्य 18 रुपया है। तो कथन से हम क्या लिख देंगे? कथन से तो अब इसका मूल्य 4x, इसका मूल्य तो 4x। कथन से 4x प्लस 5y इक्वल टू 18 है। 18 यही ना कह रहा था। कॉन्सेप्ट क्लियर, समझ में आया? किसको नहीं समझ में आ रहा है? हाथ खड़ा करो, अभी बता सकते हैं। बाद में कहोगे नहीं समझ में आ रहा है, दिक्कत है। अभी किसी को पूछ रहा है, क्योंकि हम अभी एक का भला नहीं कर रहे हैं, पूरे का भला के लिए बोल रहे हैं। किसी को ऐसा लग रहा है कि नहीं समझ में आया है, तो हाथ खड़ा करो। समझा ना? एक को भली नहीं होगा, मगर सबका कल्याण होगा। अभी इसीलिए किसी को दिक्कत है तो बोल दो। सबको आ रहा है समझ में? चलो ठीक है, उतार लो। तो उतारा जाए, जल्दी उतार लो। कोई दिक्कत तो मिटा दिया जाए। आगे चलते हैं हम लोग। चलो 5 या 6, ध्यान दिए ना सब? ध्यान दो। अब आयत से संबंधित समस्या को बता रहे हैं। किससे संबंधित? आयत से संबंधित समस्याओं को समाधान करने के कुछ नियम। किससे संबंधित समस्याओं को समाधान करने के लिए आयत। अब गौर करना मेरी बातों को, ध्यान देना इधर इन बातों पर। आयत कैसा होता है? आयत में आमने A, B, C और D। आयत में आमने सामने की भुजा
अब गौर करना, तो दो भुजा आमने सामने के बराबर होते हैं। एक को हम यदि x मानते हैं तो दूसरा भी इसके सामने की भुजा भी x से होगा। x तो हम बोले दो गो रंग के भुजा होगा, तो एगो को x माने तो दूसरा को। अब y मान ले, यदि इसका क्षेत्रफल पूछ दिया जाए तो क्षेत्रफल लंबाई के चौड़ाई को गुना होता है, तो लंबाई ये हो गया तो चौड़ाई y हो गया। क्षेत्रफल पूछे तो क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, एक्स वाई। समझ में आया? बात समझ में आ रही है? क्या हम बताना चाह रहे हैं समझ में आ रहा है? तो ध्यान दो अब सब। तो आए से समस्या को समाधान करने के नियम। अब लिखो नियम। नियम क्या होगा, आयत की लंबाई बराबर क्या मानेंगे, आयत की लंबाई बराबर x माना। अब तुम ही लोग बोलो तो चौड़ाई क्या मानेंगे, चौड़ाई बराबर y माना। जब आयत की लंबाई बराबर x माने तो चौड़ाई बराबर y माने, तो आयत का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा जी। चलो, आयत का क्षेत्रफल, आयत का क्षेत्रफल हो जाएगा लंबाई गुने चौड़ाई। सूत्र याद है ना? तो एक्स वाई, यदि आयत का परिमाप पूछ दिया जाए तो आयत की परिमाप क्या हो जाएगा जी, बोलो 2 इंटू लंबाई प्लस चौड़ाई। तो 2 इंटू एक्स, लंबाई को x माने हैं तो x प्लस, किसी को कुछ कहना है, किसी को कुछ कहना है, समझ में आ रहा है? उतारो, तो कोई दिक्कत, उतार लो। आज सवाल नहीं ना बताए, आज छोड़िए, चलने देना। तुम लोग का जैसा इच्छा कहोगे, सवाल सर बता दियो, पर मन के सवालों बताने देंगे। मिटाया जाए, सब उतार लिए हो, किसी को दिक्कत है यहाँ तक, मिटा दे। जिसको कहीं दिक्कत हो तो पूछना, ठीक है ना? चलो फिर से एक बार बता दिया जाए इसको, एक बार फिर से बता दिया जाए। फिर से कहेगा, यदि आयत से संबंधित कुछ अज्ञात राशि पूछे तो उस अज्ञात राशि में हम लोग जानते हैं कि आयत, बता देते, यहां ध्यान होना चाहिए ना। आयत में लंबाई बराबर x मानेंगे तो चौड़ाई बराबर y। जब लंबाई और चौड़ाई मान लिए तो क्षेत्रफल तो जानते हैं कि लंबाई गुने चौड़ाई होता है, तो x y को गुना करेंगे। समझ में आ रहा है कि नहीं? यदि परिमाप तो जानते हैं 2 इंटू लंबाई जोड़ चौड़ाई, तो इस सूत्र पर हम इसको 2 इंटू एक्स प्लस वाई, या ऐसे भी देखो क्यों ऐसा होता है 2 इंटू लंबाई जोड़ चौड़ाई, ध्यान दो। परिमाप का मतलब क्या होता है, सभी भुजाओं का योगफल। परिमाप का मतलब क्या होता है, परिमाप का मतलब होता है सभी भुजाओं का योगफल, सभी भुजाओं का योगफल। अब तुम लोग ध्यान देना, सभी भुजा ए बी, बी सी, सी डी, ए डी, तो ए बी की लंबाई x है, बी सी की लंबाई कितना है, y है, फिर सी डी की लंबाई x है, फिर डी की लंबाई y है। अब सबको जोड़ोगे तो x x 2x, y y 2y, ऐसे भी दो 2 इंटू एक्स प्लस y। आया समझ में? नहीं समझ रही हो? आ रहा है समझ में? चुप हो जाओ, शांति होकर लिख लो। त्रिभुज, त्रिभुज या
चतुर्भुज चतुर्भुज से संबंधित समस्याओं को समाधान करने के कुछ नियम। बात समझ रही हो मेरी बातों को? क्या हम बताने जा रहे हैं? अब जो हम पढ़ेंगे तो त्रिभुज। हाँ, तो घर पे जाके त्रिभुज से संबंधित विशेषताओं को पढ़ो, चतुर्भुज से संबंधित विशेषताओं को पढ़ो, जो 9th क्लास में पढ़ाए हैं ढंग से, ठीक है ना? उस विशेषता को पढ़ो। 9th क्लास का मैथ बहुत अच्छा मैथ है, ढंग से पढ़ाई करो उस जगह पे जाकर। तो आते हैं कहां पर? चलो आते हैं हम यहाँ पर, ध्यान देना। हाँ, तो नियम लिख लो। पहला, यदि त्रिभुज पर हम चलेंगे तो त्रिभुज में क्या क्या शर्तें होगी? त्रिभुज के तीनों कोणों का योगफल। वेरी गुड, लिख लो। त्रिभुज के तीनों कोणों का योगफल। त्रिभुज के तीनों कोणों का योगफल कितना होगा? 180 डिग्री होता है। चलो, कोई दिक्कत? दूसरा कंडीशन, त्रिभुज के तीनों कोणों का योगफल 180 डिग्री होता है। और एक दूसरा कंडीशन, समबाहु त्रिभुज की सभी भुजाएं आपस में बराबर होती हैं। समबाहु त्रिभुज की सभी भुजाएं आपस में बराबर होती हैं। समबाहु त्रिभुज की सभी भुजाएं आपस में बराबर होती है, ठीक है ना? चलो देखना, तीसरा कंडीशन लिख लो। तीसरा कंडीशन क्या है? लिख के लाए हैं वो। तीसरा कंडीशन है, अब चतुर्भुज से संबंधित ले रहे हैं, ठीक है ना? लिख लो, चतुर्भुज के चारों कोणों का योगफल। चतुर्भुज के चारों कोणों का योगफल। चारों कोणों का योगफल कितना होता है जी? 360 डिग्री होता है। चौथा लिख लो, चक्रीय चतुर्भुज में आमने सामने का कोण। चक्रीय चतुर्भुज में आमने सामने का कोणों को आमने सामने के कोणों का योगफल 180 डिग्री होता है। आमने सामने के कोणों का योगफल 180 डिग्री होता है। पांचवा लिख लो, सम चतुर्भुज की सभी भुजाएं सम चतुर्भुज की सभी भुजाएं आपस में बराबर होती हैं। आपस में बराबर होती हैं। उतार लो।
आज के लिए नहीं होगा तो इतना ही पर छोड़ सकते हैं, कोई दिक्कत? टाइम कितना हो गया? इसी पर समझाकर काम तमाम करेंगे, कोई दिक्कत? क्लास में है, क्लास में बोलना भी सीखो। अब बचपना नहीं रहा, कैसे बात करेंगे, कैसे बोलेंगे, समझे कि नहीं? एक शब्द भारी पड़ सकता है, इसलिए शब्द का सही चयन करो। जो जीवन में शब्दों का सही चयन नहीं कर पाएगा वो जीवन में हमेशा उसको पश्चाताप भोगना पड़ेगा। इसीलिए अब शब्दों का सही चयन करो, कैसे बोलेंगे, कहाँ बोलेंगे, कब बोलेंगे, किस तरह से बोलेंगे, मायने रखता है। और खासकर अब क्या ज्यादा बोलेंगे, समझने वाला समझ जाएगा कि कोई किसी को साथ नहीं देता है। कुछ देर तुम सही रहोगे तब तो ही कोई तुमको साथ देगा, तुम सही नहीं रहोगे तो कोई तुमको साथ नहीं देगा। इसीलिए खुद सही बनना है। सही रहोगे सब साथ देने के लिए आएगा, और सही नहीं रहोगे कोई नहीं साथ देने के लिए। सही वाले को सही साथ देने के लिए आता है, समझ में आया कि नहीं? तो इसलिए सही से जीना सीखो। सही कह रहे हैं, नहीं समझती हो? आगे बढ़ने के लिए बहुत सोचना पड़ता है, समझना पड़ता है, समझी कि नहीं? घर पर कोई नहीं है, भाई नहीं है, कोई नहीं है, समझी कि नहीं? जितना अपने नॉलेज को बेहतर बना के रखोगी उतना अच्छा रहेगा ना। सामने वाला डरेगा, अपने आप को तुम बना लोगी लल्लू पंजू, तो तब क्या तुमको सख्त बनना है। घर पर कोई नहीं परिवार रहते हुए लगेगा कि हाँ कोई पिलर है घर में, तुम ही लल्लू पंजू जगह करोगी तो घर कोई वैल्यू नहीं देगा, समझी? इसलिए मजबूत बनना है। नहीं गर्व आएगा तुम्हारे अपने आप को, भैया को कहने पर, तो हमारे घर में कोई है, हमारी बहन है, हिम्मतगर है, बोलने के तरीका है, समझदारी है, समझ में आया कि नहीं? ऐसा होना चाहिए, इस तरह से बात करो। कहाँ हो अभी? शिक्षक के बीच में हो ना, सहेली में ना हो, कुछ हो रही चल रही। जब हमारे सामने में से तुम बात करोगे, ऐसे बोलोगे, तो समाज के साथ तुम कैसे बात करोगे? सहेली के बीच में नहीं ना हो। हम हैं और भी साथी हैं। चलो तुम्हारे भला के लिए बोले हैं, बुरा नहीं, इसके लिए समझना, ठीक है? मिटा दिया जाए। सुनो, मिटाएंगे नहीं, सबको समझा देते हैं, थोड़ा ध्यान दो। ये बात जो लिखा है वो समझ में आया, सबको समझ में आ गया, तो कभी ज्यादा बोल क्या फायदा? जब समझ गया तो क्या बोल फायदा चाहिए? हम तो अभी लिखाए हैं, हम समझाए कहाँ है? समझा दें, समझा दिया जाए सब कुछ में। हाँ है, कौवा उड़, हाँ हाथी उड़, हाँ चलो जी, चलो ध्यान दो। हम जो लिखा है, दो त्रिभुज या चतुर्भुज तुमको से संबंधित कुछ बातें बोला जाए और उसमें जरूरत पड़ जाए तो उस तरीका से हम अपना माइंड को इस्तेमाल करके काम करेंगे। अब यहाँ ध्यान होना चाहिए, कलम नीचे में और दिमाग यहाँ, सबका कलम नीचे में, दिमाग यहाँ। त्रिभुज क्या पढ़ा रहे हैं हम? त्रिभुज प्लस चतुर्भुज दोनों से संबंधित समस्या के बारे में बता रहे हैं, ठीक है? तो त्रिभुज में तीनों कोणों का योगफल 180 डिग्री होता है। तो त्रिभुज में तीन ऐसे त्रिभुज पारेंगे, एगो कोण, दुगो कोण, तीनों कोण, तीनों कोणों को जोड़ेंगे तो 180 डिग्री होना चाहिए। ये बात समझ गई? सब समझ गई होगी। दूसरी बात, समबाहु त्रिभुज की सभी भुजाएं आपस में बराबर होती हैं। समबाहु का मतलब सभी भुज, समबाहु त्रिभुज, सभी त्रिभुज का सभी भुजा बराबर होना चाहिए। तो यदि एक ऐसा त्रिभुज यो भुजा और निचलो भुजा सब एक दूसरे के बराबर हो, तो सभी बराबर हो तो सब कोणों बराबर हो, सभी बराबर हो तो याद रहेगा। प्रत्येक कोण का मान कितना डिग्री हो जाएगा? 60 डिग्री। प्रत्येक कोण का मान 60 डिग्री, प्रत्येक कोण का मान 60 डिग्री, 36, 18, 180 डिग्री। ये भी बात समझ में आ गया? कहाँ ध्यान है? ये भी बात समझ में आ गया? समबाहु त्रिभुज में सभी भुजा, सभी कोण बराबर, कोई दिक्कत?
बाकी कंडीशन जो भी है वो तुम अपना पढ़ लेना, 9th क्लास में बताया गया है, कोई दिक्कत, ज्यादा कुछ बोलने की जरूरत यहाँ नहीं है। अब आते हैं दूसरी भी बात समझ में, हम लोग समझ गए चतुर्भुज के चारों कोणों का योगफल 360 डिग्री होता है। चतुर्भुज के जो चार गो कोण होता है, जैसे कि चतुर्भुज हम पालेंगे, यही चतुर्भुज ले लेते हैं, ऐसा एक चतुर्भुज ले लेंगे तो इसका क्या गो कोण बनेगा जी? तो चार गो कोण पड़ेगा। मान लो ये सब समकोणे होता है तो 9 चौका 36, 360 डिग्री समकोण हो तो यदि तो क्या कह रहा है यहाँ, तो 360 डिग्री, समझ में आया कि नहीं? कम ज्यादा भी रहे तो 360 डिग्री हो, कोई दिक्कत? आते हैं चारों कोणों को जोड़ेंगे तो 360 डिग्री पूरेगा ही पूरेगा। अब आते हैं चक्रीय चतुर्भुज। अब ये चक्रीय चतुर्भुज क्या है? चक्रीय चतुर्भुज कैसा चतुर्भुज? नाम है चक्रीय। चक्रीय का मतलब चक्कर, एक चक्कर लगाना, यानी सर्कल में एक बार घूमना ना। तो देखो अब हम ये जैसे कि देखो जैसे कि एक वृत्त पारते हैं, क्या पारते हैं? इसमें एक चतुर्भुज देते हैं टच करता हुआ, कैसा करता हुआ? टच करता हुआ, ऐसे टच करते, यहाँ भी टच किया, यहाँ भी टच किया, यहाँ भी वृत्त को टच किया, यहाँ भी टच किया। तो अब कह रहा है कि ये ए बनेगा, बी बनेगा, सी बनेगा और डी बनेगा। यहाँ तक समझ में आ गया सबको? अब इसमें कहेगा कि आमने सामने की कोण, ये आमने की सामने की कोण और ये आमने सामने की कोण, तो ए और जोड़ सी, ए और सी के सामने का कोण क्या बनेगा? दोनों का योगफल 180 डिग्री होगा। हम क्या बताए थे? चक्रीय चतुर्भुज का कोणों का योगफल 180 डिग्री होता है। यहाँ तुम ऐसा लिख लेता तो अच्छा होता। क्या लिख लेता? चक्रीय चतुर्भुज में लिख रहा है तो लिख लो चक्रीय चतुर्भुज में, यहाँ दिख रहा है ना चक्रीय चतुर्भुज, चतुर्भुज चतुर्भुज में कोण ए बराबर ए प्लस कोण सी, कोण ए प्लस कोण सी बराबर 180 डिग्री, और कोण बी प्लस कोण डी रहे, कोण बी प्लस कोण बी बराबर 180 डिग्री। किसी को समझने में दिक्कत? ऐसे करके लिख लो और भी बेहतर समझ में आ जाएगा, नहीं तो हम समझा देते हैं, थोड़ा ध्यान देना। यही लिख लो ना जहां पा रहे हैं वही, कोण ए प्लस कोण ए के साथ सी है 180 डिग्री, और कोण बी प्लस डी, कोण डी बराबर 180 डिग्री। कौन सा चतुर्भुज में? चक्रीय चतुर्भुज में। अगला कंडीशन, सम चतुर्भुज की सभी भुजाएं आपस में बराबर होती हैं। यदि सम चतुर्भुज हो उसका सभी भुजाएं आपस में बराबर होगी। आगे समझ में? ये याद कर लेना, कोई दिक्कत नहीं। सम चतुर्भुज पर कहोगे तो वो भी बता सकते हैं। चतुर्भुज ऐसा तिरछा रहेगा, ऐसा तिरछा रहेगा, और इसकी सभी भुजा आपस में ये और ये आपस में, ये भी एक्स तो ये भी एक्स तो ये भी एक्स तो ये भी एक्स। इसमें बहुत सारे कंडीशन है। सम चतुर्भुज का विकर्ण एक दूसरे को लंब समविधि विभाजित भी करता है। बहुत सारे ऐसे कंडीशन है। इस कंडीशनों का यहाँ जरूरत नहीं है, जितना का जरूरत है वहां लिखा दिए हैं, और कंडीशन को पढ़ते रहो घर पर, अच्छा रहेगा। कोई दिक्कत? आज के लिए इतना ही रहने दे, इससे आगे का क्लास दूसरे दिन होगी, ठीक है ना? ऐसे ही टाइम पर तुम लोग आया करो, और टाइम पर तुम लोगों को छुट्टी दे दिया जाएगा। सारे थ्योरियों को एक साथ बता देते हैं, और सब पर हम क्या करेंगे? सब पर सवाल को डालते चलेंगे, बताते चलेंगे। ध्यान दो जर, समझ में आ रहा है ना? ठीक है, आज के लिए इतना ही।